राधे राधे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो जो हमने सेकंड सेमेस्टर के लिए लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट एलपीएम का जो कोर्स चालू किया है और जिसमें लगभग हमने 45% अराउंड सिलेबस कवर भी कर लिया है। इससे पहले अपनी 5 क्लासें हो गई है। तो जिन बच्चों ने पांचों क्लासें नहीं देखी एलपीएम की, तो सबसे पहले जाके पांचों क्लासें देख लो, देन ये क्लास स्टार्ट करो। और स्टार्ट करने से पहले क्लास में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक डन कर दो। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं ब्रीड्स। आज किसके बारे में? भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई। क्या पढ़ने वाले हैं आज? भैंस की नस्लें। और भैंस की नस्लों के अंदर पूरा डिटेल से अपन स्टडी करने वाले हैं। इनका क्लासिफिकेशन, इनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से है, इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, वो सारा कुछ अपन स्टडी करने वाले हैं। तो उम्मीद है पहले की पांचों क्लासें आपने देखी है और बहुत सारा जो बेसिक हम पढ़ गए हैं वो समझ में आया होगा। तो क्लास के एंड में अपन ये भी चर्चा करेंगे कि बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आता है और किस हिसाब से आ सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका जूलॉजिकल नेम। भैंस जो है आपकी, जिसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड। जैसे गाय हमारी माता है, तो भैंस क्या लगती है? मौसी। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक डायमंड, काला सोना अपन इसको कह सकते हैं, या काला हीरा इसको अपन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं क्या? मौसी। ठीक है। गाय माता है तो ये गाय की बहन है, इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात करते हैं इसके जूलॉजिकल नेम की। जूलॉजिकल नेम बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सा है? बुवेलिस बुवेलिस। बुवेलिस बुवेलिस, ये क्या है? इसका भैंस का जूलॉजिकल नेम है। बात करें अगर इसकी फैमिली की, परिवार की, इसके कुल की, तो वो क्या है? बोविडी बोविडी। और बात करें क्रोमोसोम नंबर, तो वो कितने होते हैं? 50 और 48। अभी जो क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें देखेंगे कि 50 जो क्रोमोसोम नंबर है गुणसूत्र, वो कौन सी वाली भैंस में है, और 48 जो है कौन सी वाली में। सबसे पहले चार चीज अपनी क्लियर होती है कि भैंस को अपन ब्लैक डायमंड बोलते हैं, इसका जो जूलॉजिकल नेम है बुवेलिस बुवेलिस है, इसकी फैमिली बोविडी है, इसका जो ओरिजिन है वो मुख्यतः कहाँ माना जाता है भाई? भारत में। भैंसों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? इंडिया से मानी जाती है मेनली, जो अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें। तो चार पांच चीज क्लियर होगी, बुवेलिस बुवेलिस, बोविडी, 50 और भारत और ब्लैक डायमंड। आगे चलते हैं, इसके बारे में संपूर्ण अपन जानकारी इकट्ठी करेंगे। उससे पहले कुछ लाइनें हैं, इसकी स्पेशल पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। विश्व में भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्लें, अगर मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं, पूरे विश्व की बात करूं बेटा, तो सबसे अच्छी जो नस्लें पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। जो सबसे विविध और सबसे अच्छी नस्लें पूरे विश्व के अंदर भैंस की, वो कहाँ पे पाई जाती है? आपके भारत में पाई जाती है। छोटी बात नहीं है। भैंसों के अंदर भारत अपना एक अहम स्थान रखता है। तो ये लाइन अपन नोट कर सकते हैं कि विश्व में भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्लें जो है वो भारत में पाई जाती है। भारत में भैंस को दूध देने की मशीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के अंदर भैंस को दूध देने की मशीन भी कहा जाता है। भैंस की जल में तैरने या कीचड़ में लेटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वेलोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोविंग कहते हैं भाई। वेलोविंग। वेलोविंग क्या होती है? भैंस की कीचड़ में लौटना, कीचड़ में लौटना या तैरना, ठीक, पानी में तैरना या लौटना, या ज्यादा पानी भरा हुआ तो तैरना। जैसे अपने जो सूखे इलाके हैं जिनमें कुछ पॉन्ड्स वगैरह ऐसे बने होते हैं कच्चे, उनमें जब भैंसें नहा के चर के आती है, तो नहा के भी आती है उनमें, तो उनमें वो तैरती है। और जहाँ पे कम कीचड़ हो वहां पे वो लोट प्लेट करती है। तो उसको, उस क्रिया को क्या बोलते हैं भैया? अपन वेलोविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोविंग बोलते हैं। और वेलोविंग का पर्पज क्या होता है भैंस का वेलोविंग करने का? एक तो होता है शरीर का ताप नियंत्रण। काला कलर की होती है, धूप पड़ती है, गर्म हो जाती है, जो जहां पानी दिखता है वहीं लोट प्लेट करती है, थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। पहला तो इसका क्या है? ताप नियंत्रण, बॉडी का ताप नियंत्रण। और दूसरा क्या है? ऐसे कुछ भैंस के ऊपर जब चरने गई फील्ड में, तो कुछ ऐसे परजीवी पैरासाइट्स वगैरह लग जाते हैं। जब वो लोट प्लेट करती है माटी में या कीचड़ में, तो वो सब हट जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि परजीवियों को भी हटा देती है। परजीवियों को हटा देती है। क्या पर्पज रहता है उसका? उसको मजा आता है। एक तो ठंडा ठंडा लगता है, कूल कूल, और दूसरा क्या होता है? उसके ऊपर जो भी ऐसे चिचड़ी जवर या जो भी ऐसी चीजें होती है वो हट जाती है। थर्ड बात करते हैं अपन, भैंस का उद्भव स्थल जो है वो किसको माना जाता है? भारत को। अब एक चीज है बेलोविंग और दूसरी चीज है बेलोइंग। बेलोइंग, कोई मेरे को वो बताएगा इनमें अंतर? बेलोइंग का मतलब होता है भाई रंभाना, समझ गए क्या? भैंस का जो आवाज करना या चिल्लाना जो होता है, वहां ऐसे करती है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? बेलोविंग। क्या बोलते हैं? बेलोविंग। याद रहेगा ये क्रिया, बेलोविंग की क्रिया संबंधित है। प्रश्न आ जाता है अगर मिड में और आपके, कि बेलोविंग की प्रक्रिया संबंधित है गाय भैंस भेड़ बकरी, किससे संबंधित है? भैंस से। भैंस का आवाज निकालना या चिल्लाना या रंभाना क्या कहलाता है? बेलोविंग कहलाता है।
और अगर पानी में लौट रही है तो वेलोविंग। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है इनमें। भारत में कुल 20 नस्लों को मान्यता प्राप्त। भारत के अंदर कुल भैंस की कितनी नस्लें हैं मान्यता प्राप्त? 20 नस्लें हैं भाई। कितनी हैं? 20 नस्लें, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं। भैंस का जो दुग्ध काल होता है, मिल्क पीरियड जो होता है, वो कितना होता है? लगभग 10 से 11 महीने। 10 से 11 महीने होता है। और भैंस की जो गर्भकाल अवधि होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है? 305 या 310, कुछ जगह 3, तो अपन एवरेज जहां पे ज्यादातर जो जगह लिखी हुई है एनसीईआरटी वगैरह 310 दिन दिया हुआ, 308, 309, 310 दिन। ये क्या होती है? भैंस की गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल अवधि होती है। जिस दिन सीमेन अपन लगवाते हैं, एआई उसमें करवाते हैं, या उसमें सर्विंग की क्रिया जिस दिन होती है, मैटिंग की क्रिया जिस दिन होती है, मेल और फीमेल जिस दिन टुगेदर होते हैं, और जिस दिन उसका प्रसव रुकता है, गर्भ धारण होता है, उस दिन से लेके बच्चा पैदा करने, प्रसव तक की क्रिया के बीच का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड है, गर्भकाल अवधि। जो भैंस की कितनी होती है भाई लोगों? 310 दिन होती है। और दुग्ध काल कितना होता है? 11 से 12 महीने होता है। अब अपन बात करते हैं भैंस के क्लासिफिकेशन की। तो मेनली भैंसे जो है वो दो प्रकार की होती है आपकी। भैंसे दो प्रकार की दी हुई है। पहली है अफ्रीकन भैंसे, दूसरी है एशियन भैंसे। कौन सी है? पहली अफ्रीकन भैंसे और दूसरी है एशियन भैंसे। अफ्रीकन भैंसे जो अफ्रीका में पाई जाती है जंगलों वगैरह में, दूसरी है एशियन भैंसे। अब एशियन जो भैंसे हैं अपने यहाँ पे पाई जाती है एशिया में, ये भी दो प्रकार की होती है। इनमें भी एक थोड़ी सी जंगली वेराइटी है और एक पालतू है। तो जंगली है उसके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, मांस वगैरह के लिए पाली जाती है। और आपने देखा होगा जंगलों में कभी अपन वाइल्ड सफारी वीडियोस देखते हैं तो वो लंबे लंबे सींग वाली बहुत भारी भारी भैंसें होती है, वो होती है। फिर आती है पालतू, जो पेट्स में अपने आती है ना उनके अंदर। तो पालतू के अंदर भी दो है। कौन कौन सी? एक तो जलीय भैंसे और एक दलदली या कीचड़ वाली भैंसे। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन देखना, जलीय भैंसे और कीचड़ वाली भैंसे। जो अपनी जलीय भैंसे हैं, इनके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 50। कितने होते हैं भाई? 50 होते हैं। और जो कीचड़ वाली है उनमें, इसमें 48। ठीक है, कितने होते हैं? 48। दो उसमें कम होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जलीय भैंसे या वाटर बफेलोज या रिवर बफेलोज। नदी में नहाती है, जल में लोट, और जल में लेटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वेलोइंग। और चिल्लाने को बेलोइंग, रंभाने को बेलोइंग कहते हैं। और दलदली जो भैंसे होती है उनमें कितने होते हैं? 48। अब जलीय भैंसों की बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी यहाँ पे। बात करते हैं जलीय भैंसे, तो इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। देखो, जल में जाएगी, इसका मतलब क्या? गर्मी इनको कम सहनशील होगी। ठीक है, गर्मी सहन करने की क्या होती है? इनकी क्षमता कम होती है बेटा। क्या होती है? गर्मी सहन करने की क्षमता कम होती है। इनमें 2n कितने होते हैं? क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 50 होते हैं। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 50 होते हैं। इसके बाद में अगर बात करें अपन, तो जल में तैरना पसंद करती है। रंग इनका काला होता है। रंग क्या होता है? डार्क ब्लैक होता है। अपवाद कौन कौन सी है बताओ? ऐसी कौन सी भैंस है जिसका रंग डार्क ब्लैक नहीं है? बताओ। भदावरी और सूरती। ठीक है, भदावरी। भदावरी किसका उदाहरण है? जलीय भैंस का उदाहरण है। पर इसका रंग थोड़ा सा क्या होता है? तांबे जैसा। तांबे जैसा रंग होता है इसका। ठीक है, ये हो गई जलीय भैंसे अपनी। अब बात करते हैं, इसको मुख्यतः दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है। जो जलीय भैंसे हैं अपनी, उनको मुख्यतः किसके लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए पाला जाता है। अब बात कर लेते हैं बेटा दलदली भैंसों की। तो दलदली जो भैंसे है अपनी, इनका हल्का शरीर होता है, थोड़ा अधिक गर्मी सहनशील करती है। शरीर इनका भारी है तो इनका क्या होगा? हल्का होगा। गर्मी थोड़ी बहुत ज्यादा भी सहन कर लेगी। और क्या होगी? कीचड़ में लेटना पसंद करती है। क्या करती है? कीचड़ में लेटना पसंद करती है। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इनमें? 48 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 48 होते हैं। अब बात करते हैं अपन कुछ ऐसी विदेशी ब्रीड्स भी अपने पास है, अवेलेबल है, जो अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चार जो नस्लें दी गई है वो कौन सी है? विदेशी नस्लें हैं। कौन कौन सी है विदेशी नस्लें? फिलिपियन टमारो, थाईलैंड, ब्राजील टिपोबेयो, इंडोनेशिया कराबो। चार जो ये वेराइटीज है वो कौन सी है? इंटरनेशनल, या जिनको कह सकते हैं अपन विदेशी नस्लें। ठीक है, अभी अपने को कौन सी पढ़नी है? जलीय और दलदली भैंसों के बारे में पढ़ना है। तो जलीय भैंसों में सारी ब्लैक है, एक भदावरी को छोड़ के। भदावरी क्या है? तांबे जैसा रंग है। तांबे जैसा जिसका रंग है वो कौन है? भदावरी है। ठीक है, और दलदली भैंसे क्या होती है? हल्की होती है, गर्मी सहनशील कर सकती है, कीचड़ में लेटती है। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 48 होते हैं। अब और भैंसों के बारे में जो बातें हैं वो करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में आता है अपन अगर बात करें तो भारतीय नस्लों को आकार के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। आकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया है अपना, वो है ये भारी नस्लें। भारी नस्लें कौन कौन सी है? देखो, जो हैवी है, भैंस की हैवी नस्लें कौन कौन सी है? मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी।
मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी। अगर बात करूं मैं थोड़ी सी मिड टाइप की, मध्यम नस्लों की, तो कौन कौन सी है? महसाणा, भदावरी और नागपुरी। नागपुरी की क्या विशेषता है वैसे? नाव की तरह। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे अपन जैसे जैसे। बट्टा। और सबसे हल्की नस्ल कौन सी है भैंस की? सूरती। सूरती कहाँ की है बेटा? सूरत, गुजरात। कहाँ की है? गुजरात की है। जब एक एक भैंस का स्पेशल कैरेक्टर पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ लेंगे, अभी इतना पढ़ रहे हैं अपन। सूरती गुजरात की है। तो अपन ने क्या क्या चार पांच चीज पढ़ी है, क्लियर हो गई? क्या क्या पढ़ा है बताओ? एक तो भैंस का नाम क्या? बुबेलस बुबेलिस। फैमिली क्या पढ़ी हमने? बोविडी। क्रोमोसोम नंबर 48 और 50 होते हैं। 50 कौन सी में होते हैं? वाटर रिवर, जलीय या नदी वाली। ठीक है। और कीचड़ वाली में कितने होते हैं? 48 होते हैं। ब्लैक डायमंड इसको कहते हैं। ओरिजिन इसका क्या है? भारत है। और विश्व में सबसे ज्यादा और अच्छी भैंसें भारत में पाई जाती है। ठीक है। चार हमने विदेशी नस्लें पढ़ ली है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? सूरती है। मध्यम वाली कौन सी है? महसाणा, भदावरी और नागपुरी है। मुर्रा, जाफराबादी और नीली रावी क्या है? हैवी ब्रीड्स हैं। और एक और चीज हमने पढ़ी कि भदावरी जो है वो क्या डार्क ब्लैक नहीं होती है। अब आगे चलते हैं बेटा, डार्क ब्लैक नहीं होती है भदावरी। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब एक एक नस्ल को ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सी लेते हैं? सबकी बाप नस्ल कौन सी है? मुर्रा। बोले तो सबकी बाप। ठीक है। पंजाब की शान मुर्रा नस्ल। लिखो बेटा मुर्रा के बारे में अब। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पंजाब और हरियाणा। कहाँ पे है? पंजाब और हरियाणा से निकली हुई है। पंजाब और हरियाणा से निकली हुई है। इसका क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन पहले जो है इसका पंजाब और हरियाणा है मुर्रा का। आगे अगर इसमें देखें तो इसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे ये पाई जाती है? इसके आसपास के जो एरिया है, दिल्ली के अंदर भी पाई जाती है ये। ठीक है। पश्चिमी यूपी व राजस्थान, अजमेर तक में। ठीक है। वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? दिल्ली, पश्चिमी यूपी, राजस्थान के कुछ इलाकों में ये पाई जाती है मुर्रा मुख्यतः। ठीक है। आगे इसकी बात करें अगर मुर्रा की, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये क्या है? सींग जो है इसके जलेबी के आकार के होते हैं। ठीक है। नाम कौन सी भाई? जलेबी बाई, सुना है ना? तो वो जलेबी बाई, जलेबी जैसे सींग होते हैं इसके। क्या होते हैं बेटा? जलेबी जैसे या जलेबी की तरह सींग होते हैं, जैसी आकृति के सींग। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? मुर्रा की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या विशेषता थी? ये बहुत भारी थी। फिर इसके सींग क्या है? जलेबी की तरह घूमे हुए होते हैं। पंजाब और हरियाणा इसका क्या है? ओरिजिन है, जो उत्पत्ति स्थल है वहां से इसकी पैदाइश है। उसके बाद में एक और जेट ब्लैक, जेट ब्लैक। ठीक है। जेट जेट ब्लैक क्या है? ये घोड़ा है, एक तरीके से शान है वहां की। ठीक है। जैसे अभी लोग बागों की प्रेजेंट में जेट ब्लैक स्कॉर्पियो ले आते हैं तो शान हो जाती है ना, वैसे मुर्रा भी किसानों की क्या है? ब्लैक स्कॉर्पियो है, जेट ब्लैक है। बिल्कुल काली आती है, इसको नहला के बढ़िया इसके तेल की मालिश कर देना तो ऐसे खड़ी स्कॉर्पियो की तरह लगती है। ये S11 है ना, बिल्कुल हेवी बॉडी में, बल्कि। ठीक है। उतनी पावर, वही पंजाब हरियाणा नंबर में गाड़ी है ये, है ना। और दिल्ली यूपी राजस्थान में चलती है, जलेबी की तरह गोल गोल घुमा दो इसको। ये याद करने के लिए है अपनी, याद करने के लिए कैसे कि स्कॉर्पियो है, बल्कि आती है, भारी में आती है मुर्रा सबसे पहली चीज। दूसरी, पंजाब हरियाणा की है, दिल्ली वगैरह में घूमती है, और कहीं से भी ब्रेक लगा के गोल घुमा दो पूरी को, जेड ब्लैक है, पूरी जेड ब्लैक है। ठीक है। आगे चलते हैं इसके बारे में बेटा। इसके बारे में आगे देखें तो ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। किसके नाम से? ब्लैक ब्यूटी। किसके नाम से? काली। जैसे इसके ऊपर एक रील भी आती है, एक माइंड मत करना, ऐसे मजाक की चीज है। रील में मैंने देखा था, एक लड़की रहती है काली, तो दो चार दोस्त बैठे रहते हैं, तो वो उसको कहते हैं देख ब्लैक ब्यूटी है। तो फिर उनका एक दोस्त कहता है मैं भी काला हूं, मैं क्या हूं? तो उसको कहते हैं तू तो क्या है? कलुआ है। तो लड़का हुआ तो कलुआ हो गया, भैंस हुई तो क्या हुई? लड़की हो गई, फीमेल हो गई तो क्या हो गई? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, जेड ब्लैक, ये सारे क्या इसी के नाम है। आगे देते, विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। अब देख लो तुम इसमें कितनी खूबियां हैं, स्कॉर्पियो को भी पीछे छोड़ रही है। ये क्या करती है? सर्वाधिक दूध देती है भाई। क्या करती है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। किसमें? पूरे विश्व में। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अपनी पंजाब हरियाणा की भैंस है, राजस्थान यूपी दिल्ली में पाई जाती है, सबसे हैवी है, जलेबी जैसे सींग है, जेड ब्लैक में है, सबसे ज्यादा दूध देती है। और क्या चाहिए बताओ इसको? इतनी खूबियां हैं इसमें। ठीक है। और फाइनेंस पे उपलब्ध है ये। आगे देखते हैं इसके बारे में। भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है
निम्न स्तर की स्थानीय भैंसों की ग्रेडिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मुर्रा के प्रथम ब्यात के उम्र 36 से 48 महीने की, जब इसकी जो हीपर होती है ना, वो 36 से 42 महीने की जब हो जाती है, तब वो क्या ब्यात योग्य हो जाती है, ब्यात योग्य हो जाती है। और अपन भैंस पढ़ रहे हैं, भैंस का मैंने बताया था गेस्टेशन पीरियड कितना था, 310 दिन होता है बेटा। कितना होता है? 10 दिन होता है। फैमिली क्या होती है? बोविडी होती है। फैमिली क्या होती है? बोविडी होती है। और इसका जो दूध उत्पादन है वो कितना है? 1500 से 25। कितना है? 1500 से, सॉरी 1500 से 2500 या 3200 लिखा हुआ कुछ जगह पर। 1500 से अपन 3000 मान लेते हैं। 1500 से 3000 लीटर पर ब्यात का दूध लीटर है इसमें। और फेट कितने आते हैं? 7 फेट आते हैं इसमें। कितने फेट आते हैं भाई? 7 फेट आते हैं। 7% क्या पाई जाती है इसमें? वसा पाई जाती है। तो मुर्रा हुई कंप्लीट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मुर्रा को। मुर्रा क्या है, कहाँ की है? पंजाब हरियाणा की है। बल्कि है, हैवी है, सबसे सबसे ज्यादा दूध देती है, 7 फेट लाती है, जेड ब्लैक है, काली ब्यूटी है, और सींग जलेबी जैसे है। आगे चले, मुर्रा कंप्लीट। सेकंड नंबर पे चलते हैं अपन। कौन सी? भदावरी को पकड़ लेते हैं। और जादव साहब, आप तो भैंसों को वैसे ही ज्यादा समझते हो, दूध वाले हैं। भदावरी, भदावरी की बात करते हैं। अब भदावरी के बारे में बात करें तो भदावरी किस में आती थी? अभी देखा था हमने, मध्यम वाली में। ठीक है, भदावरी की बात करें अपन तो उत्पत्ति स्थान क्या है? यूपी के आगरा जिले का भदावरा क्षेत्र। इटावा या आगरा जो है ना, इटावा कह सकते हैं अपन, या आगरा। आगरा अपने तो यहाँ पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, है ना। आगरे का भदावरा क्षेत्र, भदावरा क्षेत्र। इसकी 2 जगह दी हुई है उत्पत्ति, कुछ जगह इटावा दी हुई है, बाकी मेन इसका आगरा में जो भदावरा क्षेत्र है वहां से निकली हुई ब्रीड है ये। कौन सी? भदावरी। और इसका जो इटावा व ग्वालियर, अब बताओ ग्वालियर में भी ये भदावरी खूब पाई जाती है। हाँ, चंबल क्षेत्र में, ग्वालियर में, उधर धौलपुर आपका थोड़ा सा है ना, उस सारा जो एरिया है ना, भरतपुर का कुछ एरिया आसपास का, नजदीक का, उसमें भदावरी अच्छी तरीके से पाई जाती है, भर भर के पाई जाती है भदावरी। आगे बात करें भदावरी के बारे में तो इसका रंग जो होता है भाई, वो कैसा होता है? थोड़ा तांबे जैसा रंग होता है, तांबे जैसा रंग। ये डार्क ब्लैक नहीं होती है, तांबे जैसा रंग पाया जाता है भदावरी का, आगरे का भदावरा क्षेत्र। आगे बात करते हैं, शरीर आगे से पतला व पीछे से चौड़ा होता है, ये अपन कह सकते हैं तिकोना, तिकोना शरीर होता है इसका, तिकोना शरीर होता है। आगे से क्या होता है? और पीछे से चौड़ा। ठीक है, आगे से छोटा और पीछे से चौड़ा, तिकोना इसका शरीर होता है। अगर हाँ आगे बात करें, अयन छोटा व दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती है, बहुत सुंदर अयन होता है इसका। अयन किसको बोलते हैं बताओ? जहाँ पे गादी बोलते हैं इसको, है ना, गादी भी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। जहां से अपने 4 भैंस के ऐसे थन निकले होते हैं ना, जो ये एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं? अयन, अयन बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? थन। और इसमें क्या है, यहाँ पे पतली पतली नसें दिखाई देती है, पतली पतली सिराएं, ऐसे सुंदर सुंदर नसें दिखाई देती है, अपने जैसे यहाँ पे नसें दिखाई देती है ना, वैसे। और उनको क्या बोलते हैं? दुग्ध शिराएं। तो ये इसकी विशेषता है, इसकी छोटा अयन होता है, सुंदर अयन होता है, जिसमें दुग्ध शिराएं उभरी हुई ऊपर उभरी हुई आपको ऐसे महसूस होगी और दिखाई देगी। आगे देखते हैं, सींग इसके चपटे होते हैं, मोटे होते हैं, पीछे की सर्वाधिक गर्मी सहनशील है ये। क्या है भाई? सर्वाधिक गर्मी सहनशील है ये। सबसे ज्यादा गर्मी सहनशील कौन कर रही है? और इसी वजह से आपको देखा होगा अपने आपके इलाके में या मेरे इलाके में, राजस्थान जयपुर से या ग्वालियर में ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पे अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है कि नगर निगम वाले, आप देखो यूनिवर्सिटी की तरफ जाओगे ना तो रोड पे टैंकर से पानी डालने लग गए। ये कंडीशन जयपुर में आती है मई तक जाते जाते, वो भी कभी कभार। तो वहां से यहाँ पर टेम्परेचर में 5-7 का फर्क रहता है। तो आप समझ सकते हो ये यहाँ की नस्ल है तो यहाँ के हिसाब से ही रहेगी। तो ये क्या करती है बेटा? गर्मी सहनशील है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रथम ब्यात की उम्र इसकी 48 महीने की है। इसमें जो फेट पाए जाते हैं वो सबसे मजेदार बात है, 12 से 13 या 14 अपन कह सकते हैं, इसमें फेट आते हैं 12.9%। और इस भैंस का दूध है ना, मैंने मापा हुआ है, मापा हुआ का मतलब हमारी डेयरी है 2004 से 2025 हो गए अभी तक। तो जब मैं 11वीं क्लास में था तब हमारी एक जिसको बोलते हैं साझे में जमीन करते हैं, वो आया था कहीं से दूधू साइड का। तो उनकी एक मतलब वो दूध लाता था 2 लीटर ही, पर उसको फिर हमने है ना 3.5 लीटर करके उसकी पर्ची निकालनी पड़ती थी, क्योंकि 12 फेट आ गए। 12 तो मशीन लेगी ही नहीं, 12 तो लेगी नहीं मशीन, 10 के ऊपर फेट नहीं लेती मशीन। तो फिर क्या करते थे, उसके 10 के हिसाब से जोड़ के उसका दूध बढ़ा के
कांटे पे हाथ रख के फिर उसका वो करते थे, बिलिंग करते थे। तुम मेरे को पता है उसकी। और मैं कई बार ऐसा होता था शाम को, जैसे अकेले रहते थे ना, डेयरी पे वो आ गया तो उसके दूध में से आधा लीटर दूध रख लेते थे साइड में पीने के लिए। बहुत फेट वाला दूध है, मतलब अगर कोई जिम कर रहा है, मसल्स गेन कर रहा है, तो उसके लिए एक नंबर दूध है। भदावरी का दूध पियो, कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ग्वालियर के आसपास मिलेगी। हाँ नहीं सर, वो खाने पीने पे प्रभाव पड़ता है ना, ये बाहर की चीजें खाएगी, चरेगी, घूमेगी, तो दूध में वैसे ही पौष्टिक गुण मिलेंगे इसके। 12 फेट, 12 से 14 फेट बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे इसके बारे में देखते हैं, इतना ही है। आगे अपने पास कौन सी आती है अब? जाफराबादी। कौन सी आती है भाई? जाफराबादी। बता दो, देखे एक दो चीजें जाफराबादी की भी। जाफराबादी मुर्रा के बाद में भारी नस्ल यही है क्या? ये मुर्रा से भी भारी है, बताओ। मुर्रा के बाद में है ये। हाँ, गुजरात के और काठियावाड़ के जंगलों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात और काठियावाड़ के जंगलों में। गुजरात व काठियावाड़। गुजरात व काठियावाड़ के जंगलों, क्या है इसका ओरिजिन है, इसका उत्पत्ति स्थल है। ये जूनागढ़ व कच्छ जामनगर क्षेत्र में भी पाई जाती है। जूनागढ़ मतलब गुजरात का उस साइड का जो एरिया है, वहां पे कवर करती है। कौन सी भाई? जाफराबादी। जाफराबादी। इसकी विशेषता क्या है? इसको मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। क्या है ये? छोटा मोटा क्या है ये? हाथी है। क्या है? छोटा मोटा क्या है ये? हाथी है। इसको क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट। एलिफेंट कहते हैं। एलिफेंट की स्पेलिंग किस किस को नहीं आती है? जिस जिसको आती है कमेंट कर देना। ठीक है, पहले ये था एबीसीडी कर पढ़ते थे ना अपन, छठी सातवीं तक चले गए, कोई भी रिश्तेदार आ गया या अपने को किसी बच्चे को नीचे दिखाना है, फेल करना है, तो डायरेक्ट उसको बोलते थे एलिफेंट की स्पेलिंग बता। सही है क्या? हाँ, पूछा हुआ है क्या आपका भी? सबका पूछा हुआ है। आते ही कोई भी नया बच्चा आया या अपना जूनियर है, कौन सी क्लास में है? तीसरी में। एलिफेंट की स्पेलिंग बोल। ये कॉमन प्रॉब्लम थी। ELEPHANT। ठीक है, एलिफेंट। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मिनी एलिफेंट बोलेंगे। और तुम भी कमेंट कर देना जो देख रहे हो, एलिफेंट की स्पेलिंग भूल गए होंगे। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। मिनी एलिफेंट मतलब क्या है भाई? ये भारी नस्ल है। क्या है? भारी नस्ल है। हेवी ब्रीड में आती है। किसमें आती है? हेवी ब्रीड में आती है, गुजरात की है। आगे देखते हैं इसके बारे में। भैंस की सबसे भारी नस्ल। कितना वजन होता है इसमें? 500 से 600 किलो। कितना होता है? 500 से 600 किलो वजन होता है इसमें। 500 से 600 किलो, एक तरीके का हाथी हो गया ये। ठीक है, इसको लेने जाओ ना तो बड़ी पिकअप लेके जाना, टाटा 407। छोटा पिकअप लेके चले गए ना, टेम्पू, तो उसके टायर टूट जाएंगे। 500-600 किलो वजन की भैंस है ये, हिल जाएगी। तो आगे देखते हैं। इसमें कृषि कार्य हेतु उपयोगी लिया जाता है। इसका माथा भारी होता है, उठा हुआ आता है। इसके क्या होता है? गल कंबल भी पाया जाता है। गर्दन के नीचे गल कंबल इसमें पाया जाता है। सींग सबसे चौड़े व नीचे की तरफ कुंडलाकार होते हैं। कम ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन। सॉरी, इसका जो ब्यात की उम्र है वो 12 से 48 महीने होती है। इसमें फेट पाया जाता है 7 से 9%। 7 से 9। अब यहां से क्वेश्चन आने की चीज क्या है? मिनी एलिफेंट, हैवी, 500 से 600 किलो। बस दो ही चीज है इसमें पूछने लायक। आगे चलते हैं भाई। आगे कौन सी को पकड़ते हैं हम? सूरती को। सबसे भारी थी, अब क्या आ गई? अब क्या आ गई? हल्की आ गई, हवा के साथ ही उड़ जाएगी, पतली कमरिया वाली। कौन सी है? सूरती है अपनी। सूरती गुजरात का बड़ौदा व खेड़ा। ये भी कहाँ के? सूरत गुजरात या वडोदरा गुजरात? वडोदरा गुजरात। राइट। ये क्या है? इसका ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन है। अब बात करते हैं अपन आगे इसके बारे में। तो ये राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर, कहाँ पे पाई जाती है? डूंगरपुर। गए हो कभी? उदयपुर, उदयपुर गए हो कभी? उदयपुर बहुत अच्छी सिटी है, कभी जाना, है ना। झीलें भी मिलेगी, और पुरानी वहां पे संस्कृति भी मिलेगी, पहाड़ भी मिलेंगे, और सिटी भी मिलेगी, गांव भी मिलेगा, सबका मिक्सअप है। और वहां पे बाहर के सैलून जो घूमने आने वाले भी मिलेंगे, लोकल भी मिलेंगे, और बहुत प्यारे लोग हैं उदयपुर के। ठीक है, तो उदयपुर जाना कभी घूमने। सूरती कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर में। और उदयपुर में एक बात बताऊं, जैसे ही बारिश आती है, वैसे माउंट आबू का नाम सुना है? माउंट आबू, वहां की ऊंची पहाड़ी। हाँ, तो माउंट आबू, फतेह सागर, ये जो हो गए, वहां पे कुछ घाट वगैरह है। तो जैसे ही बारिश वारिश आती है, आधा गुजरात जो है वो कहाँ आ जाता है? उदयपुर आ जाता है घूमने आ जाता है। बाहुबली हिल्स, रायता हिल्स, अलसीगढ़, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। मैं खुद भी घूम के आया हूँ। मैं सिर्फ घूमने गया था, 20 दिन रह के घूम के आया मैं।
सुबह उठ के जाते घूमने, शाम को वापस आते, सिर्फ घूमने के लिए 20 दिन, कोई काम नहीं था। ठीक है, तो पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया उदयपुर की सिटी को, वहां के पहाड़ों को, माउंटेन्स को, वहां के जो मंदिर है, बहुत अच्छे अच्छे शिव जी के मंदिर है वहां पे, हनुमान जी के मंदिर है, माता जी करणी माता का मंदिर है, बहुत अच्छे से। तो उदयपुर में पाई जाती है सूरती और हल्की नस्ल है। राइट, आगे बात करते हैं इसकी। पेट के नाव का शरीर होता है इसका, सॉरी, पेट नाव के आकार का होता है। इसका जो पेट होता है ना, वो कैसा होता है, नाव के आकार का होता है। पेट क्या होता है, नाव के आकार का होता है। आगे बात करते हैं, सूरती भैंस हल्के कामों के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके जबड़े व अधर वक्ष पे सफेद रंग की एक पट्टी होती है। इसका गर्भकाल 305 दिन का ही होता है। फेट कितने पाए जाते हैं इसमें, 7.5 फेट पाए जाते हैं। आगे चलते हैं बेटा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, हल्की थी। क्या फेट, हाँ, भदावरी में सबसे ज्यादा फेट पाए जाते हैं, 12 पॉइंट। हशिया आकार के, हाँ, हशिया आकार के सींग पाए जाते हैं, 7.5 वसा पाई जाती है। और सबसे हल्की है, गुजरात की है, राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। अब कौन सी बच रही है अपने पास, महसाणा नीली रावी। पहले पढ़ लेते हैं कौन सी, महसाणा। महसाणा कहाँ की है भाई, बताओ। महसाणा गुजरात और बड़ौदा, महसाणा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात इसका क्या है, ओरिजिन है। आगे बात करते हैं महसाणा के बारे में, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं अपने। तो महसाणा जो है राजस्थान के जालोर जिलों में पाई जाती है। सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल इसका होता है 352 दिन, 350 दिन तक। क्या 300 साल में कितने दिन होते हैं, कितने होते हैं, और ये दूध देती है कितने दिन तक, 350 या 352 दिन तक। सिर्फ 10-15 दिन छोड़ दो इसको, फिर दोबारा से ब्यात आ जाएगा इसका। सबसे ज्यादा दूध देती है कौन सी देती है, महसाणा देती है, गुजरात की है। सर्वाधिक दुग्ध काल लंबा होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सर्वाधिक लंबा दुग्ध काल। अब एक बात बताओ मेरे को, दुग्ध काल के अपन जैसे भैंस दूध दे रही है अपनी, ठीक है, और ब्याने वाली है, उसके कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले उसका दूध निकालना छोड़ देते हैं ना, क्यों छोड़ देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं बताओ, हाँ क्या बोलते हैं बताओ, ड्राई पीरियड, सूखा अवकाश, क्या बोलते हैं, ड्राई पीरियड। और दूध क्यों छोड़ देते हैं, दूध दे रही है वो 1-2 लीटर पर अपन उसके थनों में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चा उसके पेट में रहता है, गर्भ में बच्चा रहता है, और वो भी कितना, लगभग 7 महीने 8 महीने था ना, इतना रहता है, 7। तो वो इतना हेवी बच्चे को पोषण के लिए वो चाहिए, वो अपन उसको खिला रहे हैं, उससे दूध भी निकाल रहे हैं, बच्चा भी पल रहा है, तो उसके वीकनेस आ जाती है या बच्चे को कमजोरी आ जाती है, इस वजह से ड्राई पीरियड छोड़ देते हैं। तो अगले दुग्ध जो पीरियड होता है, जैसे वो ब्यात होता है, उसके बाद में वो क्या अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा दूध देती है अपने को। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, इसी में महसाणा की द्विशंकर संकरण द्वारा विकसित नस्ल है। द्विशंकर संकरण द्वारा, डबल क्रॉस से निर्मित है ये। हाँ, महसाणा, महसाणा किसका है, मुर्रा और सूरती का क्रॉस है। किसका है भाई, मुर्रा गुणा सूरती। मुर्रा और सूरती के बीच में जब इनको टुगेदर करवाया, इनका समागम करवाया, इनकी मैटिंग करवाई, जब कौन सी आई, महसाणा, महसाणा, महसाणा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, इसी में गर्दन लंबी व सुंदर होती है, इसकी सारस की तरह, बतख की तरह क्या होती है, गर्दन सुंदर और लंबी होती है भाई। लंबी गर्दन किसकी होती है, महसाणा की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फेट कितने आते हैं, एवरेज वही 7% वसा इसमें पाई जाती है। आगे बात करते हैं, कौन सी बच रही है अपने पास, नीली रावी। नीली रावी कर लेते हैं पहले, नीली रावी। नीली रावी की भी अलग ही विशेषताएं हैं, ये भी रानी है। ठीक है, पंजाब का फिरोजापुर जिला, पंजाब का फिरोजापुर जिला या नीली सतलज नदी के आसपास किनारे का क्षेत्र वो बोलते हैं इसको, है ना, सुना होगा। इसकी आंखें नीली होती है इसलिए बोल आईज वगैरह, है ना, तो वो वहां एक नदी है, उसका पानी नीला दिखाई देता है, इस वजह से भी इसका ये नाम पड़ गया। ऐसे स्टोरीज है, मतलब याद करने के लिए। हाँ ठीक है, हाँ पंचकल्याणी कहते हैं इसको। इसका नीली रावी, पंजाब का फिरोजापुर जिला है, सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसको नीली रावी कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, पंचकल्याणी। हाँ पंचकल्याणी, हाँ एक मिनट, पंचकल्याणी है, वह पंजाबी भैंस के नाम से फेमस है ये, पंजाबी भैंस। अगर क्वेश्चन आ जाए पंजाबी भैंस कौन सी है, नीली रावी। नीली रावी का नाम दूसरा क्या है, पंचकल्याणी है। आगे बात करते हैं बेटा इसी की,
तो इसका चेहरा, माथा, थूथन और टांगों का निचला भाग व पूंछ का अंतिम किनारा सफेद होता है। इसके माथे पे टीका मिलेगा, नाक के पास में सफेद मिलेगा, आगे दोनों पैरों के बीच में जो जगह होती है वहां पे सफेद मिल सकता है, घुटनों के पास। और पीछ जो पूंछ रहेगी इसकी, ऐसे पूंछ रहती है ना भैंस की, तो ये जो है नीचे की वो क्या रहेगी, सफेद मिलेगी इसमें। हाँ, इसको सफेद मिलेगी भाई। आगे बात करते हैं इसकी। तो इसकी आंखें सफेद होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, बॉल आइज कहते हैं। आंखें सफेद या नीले रंग की होती है, सुंदर आंखें होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, बॉल आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉल आइज बोलते हैं। रश्मिका मंडाना की तरह इसकी क्या होती है, बॉल आइज। ठीक है, बॉल आइज, मोटी मोटी और सुंदर सुंदर आंखें होती है, नीली सफेद। कैसी, नीली सफेद आंखें होती है। आगे देखते हैं भाई। नर को मुख्यतः गहरी जुताई व पड़लिंग के काम में लेते हैं। लंबी पूंछ जमीन को स्पर्श करती है। फेट कितने पाए जाते हैं इसमें, 8%। कितने फेट आते हैं इसमें, 8%। अब बात करते हैं इसके बाद में टोडा। टोडा कहाँ की नस्ल है भाई, बताओ। टोडा नस्ल है भैंस की, उसकी क्या खूबी है, एक खूबी बता दो मेरे को। इसका दूध जो होता है ना, उसमें सुगंध आती है। इसके दुग्ध में क्या होती है, सुगंध आती है। दूध में क्या आती है, सुगंध आती है, एक विशेष प्रकार की टोडा नस्ल के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। भैंस की लड़ाकू नस्ल है, जो जरूरत पड़ने पर टाइगर को अपने टाइगर से अपने को बचाती है। क्या है ये, टोडा क्या है, एक लड़ाकू नस्ल है। लड़ाकू नस्ल है, दूध में इसके खुशबू आती है, और ये क्या करती है, खुद को बचाने के लिए शेर से भी लड़ जाती है। शेर से भी लड़ जाती है, जंगलों की नस्ल है, टोडा नस्ल है? हाँ, शेर से लड़ जाते हैं। कभी अभी अपन क्लास के बाद में फ्री रहेंगे ना, तब चेक करेंगे टोडा नस्ल के बारे में लिख के गूगल पे, तब इसको देखेंगे इसमें क्या खूबियां पाई जाती है। इसके बाद में अपने नागपुरी, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है भाई। नागपुरी कहाँ की है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में फेमस है नागपुरी। ठीक है, नागपुरी क्या है वैसे, नागपुरी संतरा भी आता है, नागपुरी संतरा भी होता है, नागपुरी भैंस भी आती है अपनी। ठीक है, सबसे हल्की नस्ल है, क्या है, भैंस की हल्की नस्ल है। सींग कैसे होते हैं, तलवार नुमा होते हैं। हल्की नस्ल है, हल्की नस्ल है, और सींग क्या है, तलवार नुमा है इसके। क्या है, तलवार नुमा है। हाँ, आगे देखते हैं इसके बारे में। इतना ही दिया हुआ है, और मेन मेन जो नस्लें थी, अब एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं हुई अपनी, आधा घंटा हुआ है, कंप्लीट वहीं से हो गई है। ठीक है, तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ शुरू से अपनी स्लाइडों के माध्यम से, तो याद हो जाएगी। साथ फायदा मिला ना, अकेले पढ़ते फिर नींद भी आती रात को, है ना। भैंस का नाम ब्लैक ब्यूटी, भैंस को क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्यूटी। बुबेलस बुबेलिस इसका नाम है, बोविडीज की फैमिली है। गुणसूत्र कितने हैं, 50 और 48 है। 50 कौन से में है, जलीय भैंस या तालाब या रिवर बफेलो। और कीचड़ वाली में 48 है। कीचड़ वाली को, जो कीचड़ में लौटती है उसको क्या बोलते हैं, बेलोविंग बोलते हैं। और जो चिल्लाती है, रांभती है, उसको बेलोविंग। ठीक है, बे आएगा बे। आगे चलते हैं भाई। आगे देखा हमने, भारत में सबसे ज्यादा भैंसें हैं, सबसे अच्छी भैंसें हैं, और भारत ही भैंसों का उत्पत्ति स्थान है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि 20 नस्लें, रजिस्टर्ड नस्लें हैं अपनी भैंसों की। बेलोविंग होता है रंभाना, और वेलोविंग होता है कीचड़ में लेटना। भैंस 310 दिन में क्या करती है, बच्चा दे देती है। गेस्टेशन पीरियड होता है, और 10 से 11 महीने क्या होता है इसका, दुग्ध काल होता है। दूध जो देती है 10 से 11 महीने तक देती है। और कीचड़ में क्यों लेटती है, ताप नियंत्रण करने के लिए और परजीवियों से सुरक्षा के लिए लेटती है। फिर हमने देखा भैंसे 2 प्रकार की थी, अफ्रीका से आई, एशियन। वैसे अफ्रीका वाली को नहीं पढ़ा, फिर एशियन वाली का जब क्लासिफिकेशन किया तो 2 प्रकार की थी, जलीय और पालतू। जो जलीय भैंसे, पालतू भैंसे थी, सॉरी, जंगली और पालतू। जो जलीय भैंसे थी उनमें थे क्रोमोसोम नंबर 50, इनमें थे 48। ये गर्मी सहन करने कम थी, 50 से, रंग काला था, एक बदावरी को छोड़ के। अब मैं सीधा सा तुम्हें प्रश्न पूछूं, यादव साहब, जो अपनी बदावरी है वो कौन सी है, जलीय है या कीचड़ वाली है, जलीय है। ठीक है, और अपवाद है, सब जेड ब्लैक पाई जाती है। अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, बदावरी जेड ब्लैक नहीं होती है, और मुर्रा जेड ब्लैक होती है। ठीक है, बदावरी क्या करती है, भर के फेंट देती है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। हाँ, आगे चलते हैं। भारी नस्लों में पड़ा मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी। हल्की मध्यम में पड़ा महसाणा, बदावरी, नागपुरी, और हल्की में सूरती हमने पढ़ा। बाद में बात करी मुर्रा। मुर्रा क्या थी, S11 स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर की, जेड ब्लैक, गोल गोल घुमा दो ब्रेक लगा के, सींग। ठीक है, और क्या, हेवी नस्ल थी। और क्या था, दूध ज्यादा दे रही थी। और क्या था इसका,
ब्लैक ब्यूटी इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भदावरी क्या है, ग्वालियर के आसपास की, तो यहाँ पे वैसे ही गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ की भैंस भी गर्मी ज्यादा सहन करेगी। 12 से 14 फेंट इसमें आते हैं। ठीक है, इसके अयन जो होते हैं छोटे होते हैं, पर उस पे क्या सिराएं उभरी हुई दिखती है, बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने बात की जाफराबादी, इसको क्या बोलते हैं, छोटा मोटा हाथी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं, छोटा मोटा हाथी कह देते हैं इसको। और इसको टेम्पू लेके नहीं जाना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, टाटा 407 बड़ी वाली पिकअप। आगे देखो, सूरती हल्की थी, वडोदरा की थी, डूंगरपुर उधर पाई जाती है। पेट जो इसका नाव जैसा होता है 6.5 इसमें फेट पाई जाती है। फिर पड़ी महसाणा गुजरात। महसाणा गुजरात क्या करती है, सबसे ज्यादा दिन तक दूध देती है। 365 में से 352 दिन दूध दे देगी ये भैंस तुम्हारे को, 7 फेंट आ जाएंगे इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। मुर्रा और सूरती में जब क्रॉस करवाया था, मुर्रा तो सबसे भारी हो गई, सूरती हल्की हो गई। देखो समझना, मुर्रा भारी हो गई, सूरती हल्की हो गई। दोनों के अंदर मैटिंग करवाई, तो बीच में क्या आ गई, महसाणा, जो कि क्या है, मध्यम वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ा नीली रावी, जिसको बोलते हैं पंचकल्याणी या पंजाबी। क्या बोलते हैं इसको, पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, बोल आइस पाई जाती है इसमें। उसके बाद में हमने पढ़ा टोडा, जो कि क्या है, जंगली के रूप में आई जाती है। इसके दूध में क्या सुगंध आती है, और ये लड़ाकू नस्ल है, लड़ जाती है। उसके बाद में पढ़ा नागपुरी, जो कि हल्की नस्ल है और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये हमने भैंस के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें पढ़ते हैं अपन बकरी, फिर पढ़ेंगे भेड़, और फिर पढ़ेंगे गाय। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। क्लास को शेयर करना मत भूलना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और याद भी हुआ होगा। यहाँ से क्वेश्चन वो आएगा, वो ऐसे आएगा, भैंस की भारवाही नस्लों को समझाइए। तो फिर आपको पता होना चाहिए भैंस की भारी नस्लें कौन कौन सी है, उन तीनों की विशेषताएं आपको लिखनी है, और पूरे 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।